हेलो फ्रेंड्स, ये 3 अगस्त 2026 करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहला न्यूज़ है कि हम लोग के देश के बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इंडिया मतलब नेशनल जो साइंटिस्ट है, राष्ट्रीय जितने भी साइंटिस्ट थे वो लोग सब अपना अपना रिजिग्नेशन दे रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जैसे कि इसरो से 100 साइंटिस्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट रिसर्च है, CSIR जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, वहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है। इसके अलावा ऑटोनोमस जितने भी हम लोग के साइंटिफिक रिसर्च क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने मतलब इस्तीफ़ा दिया है। और अनुसंधान तो बहुत सारे जगहों पे धीरे धीरे लोग मतलब अपना जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और इस्तीफ़ा देने के बाद वो लोग जो है वो कोई भी प्राइवेट रिसर्चर में जाकर ज्वाइन कर ले रहे हैं। मतलब प्राइवेटली कोई भी कहीं पर भी प्राइवेट रिसर्चर बन जा रहे हैं। उसके बाद डीप टेक में चले जा रहे हैं या फिर विदेशों में चले जा रहे हैं। तो इससे होने से देश का जो मतलब देश में क्या होगा, नुकसान होगा। अब उसका कारण क्या है, ठीक है। तो उसका कारण यही है कि उन लोगों को जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। जॉब स्टेबिलिटी का मतलब है कि उनको पैसा तो अच्छा दिया जा रहा है और जो भी अलाउंस है मतलब अदर जो भी फैसिलिटी है सब बहुत अच्छा है। वो लोग मतलब सैलरी से बहुत सेटिस्फाई है, सैलरी का उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन उनका जॉब का जो है स्टेबिलिटी नहीं है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि उनका जॉब चला जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि उनको जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम का जो उनको ना मतलब प्रोफेशनल डिग्निटी नहीं मिल रहा है। मतलब गरिमा जो एक काम में होना चाहिए कि उनके काम को इम्पोर्टेंस देना, उनका नए नए आइडियाज़ को सुनना समझना और उनको एक सही मतलब फ्लेक्सिबल माहौल देना कि वो अपना आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सके। तो ये सब थोड़ा सा लैकेज हो रहा है। इसी की वजह से थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए वो लोग छोड़ के चले गए। इसके अलावा है क्या, देखिए फ्रीडम और थॉट्स है। तो कभी क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाएगा कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट है वो चले जा रहे हैं मतलब छोड़ के, या इसरो में बहुत सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका क्या कारण है, तो यही है कि प्रोफेशनल डिग्निटी नहीं है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स का कमी है, रिस्पेक्ट ऑफ इनोवेशन, रिस्पेक्ट नहीं उनको दिया जा रहा है। कोई भी इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे हैं तो उनके आइडियाज़ को ठीक से सुना नहीं जा रहा है, या सुनने के लिए मतलब उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है या ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी बातों को सहज तरीके से रख पाएँ, ठीक है। साथ ही साथ जो बड़े बड़े पहले मतलब जो रिसर्चर्स हैं और नए जो स्टूडेंट रिसर्चर्स हैं उनके बीच में भी बहुत सारा भेदभाव किया जाता है। जैसे कि खाना पीना को लेके, सम्मान को लेके, मतलब जो बड़े रिसर्चर्स हैं वो छोटे स्टूडेंट रिसर्चर्स का क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मतलब अगर इनका कोई आइडिया होता है तो ये लोग ले लेते हैं और इनको क्रेडिट में नहीं देते हैं। और इनका जब मतलब इनको जब दोनों को सम्मान देने का बात आता है तो इनको अलग लाइन में रखा जाता है, इनको अलग लाइन में रखा जाता है। तो ये सब भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए जो इसरो के साइंटिस्ट है वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये GS पेपर 2 से है। वाई आर द गवर्नमेंट स्कूल शटिंग डाउन। कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन ये हम लोग का देश का बहुत जो हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर्टी ये सब से रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा करंट में कोई न्यूज़ रहता है तो उससे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना हो जाता है। और एजुकेशन तो हम लोग का देश का मतलब रीढ़ बोल सकते हैं। तो नीति आयोग का रिपोर्ट है कि हम लोग का देश में जो है मतलब 94,000 स्कूल क्या हो गया है, सरकारी स्कूल बंद हो गया है। 2500 मतलब 25 स्कूल हर रोज़ बंद हो रहा है। और 2.26 करोड़ स्टूडेंट क्या हो गए हैं मतलब सरकारी स्कूल से अपना नामांकन जो है वो ख़त्म कर लिए हैं, मतलब नाम जो है कटवा लिए हैं। तो अब इसका कारण क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग नाम कटवा के कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिए या कहीं और पढ़ने चले गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग को पता ही होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ेगा, जिसके पास रिसोर्सेज होगा, अच्छा फैसिलिटी होगा, पैसा होगा, वो लोग तो पढ़ेंगे नहीं। बिलो प्रॉपर्टी लाइन के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे SC हुए, ST हुए, OBC हुए, ये सब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। अब सरकारी स्कूल बहुत सारा क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो बंद होने की वजह से इतने सारे स्टूडेंट जो है वो अपना पढ़ाई जो है एक तरह से समझिए तो वहाँ से नाम कटवा लिए हैं। अब एक डाटा देखिए, और ये डाटा का जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से बना कर कहीं पर भी रख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपको जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करिएगा तो इस तरह से एक छोटा सा चार्ट साइड में बनाकर एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने पे मतलब कुछ थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि ये करंट का न्यूज़ है तो आपके लिए एक प्लस हो जाएगा। तो क्या है कि 2005 में क्या था कि 71% स्टूडेंट थे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अभी 2026 का क्या स्थिति है कि 49% स्टूडेंट ही मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अब उसमें इसका कारण क्या है, अब देखिए इसमें इसका कारण क्या बताया
बताया जा रहा है जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे होते हैं और वो लोग होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, अब ये तो प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट कहाँ पे हुआ है? यूपी में हुआ है, एमपी में हुआ है, और थर्ड नंबर में जो है वो जम्मू कश्मीर है। तो देखिए यूपी में 25,000, एमपी में 2200, 4300, इस तरह से यही डाटा है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर था। तो ये भी अगर सीक्वेंस में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट कहाँ पे हुआ है तो यूपी में हुआ है नंबर 1। मतलब ये सब हिंदी बेल्ट है तो हिंदी बेल्ट में इस तरह से ड्रॉप आउट हुआ है। ठीक है, तो मेंस में क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं। अब कारण हम लोग जान लेते हैं कि ड्रॉप आउट होने का कारण, अगर आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ड्रॉप आउट होने का क्या कारण है, तो कारण यही है, रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। रैशनलाइजेशन, ये सब मैंने कीवर्ड लिखा है, आप यही याद रखिएगा। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर आप एक ड्राइंग देखिए, तो ये ड्राइंग देखकर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये एक पूरा एक गांव है और गांव में 4 गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, तो 4 गवर्नमेंट स्कूल में मान लीजिए कि ये स्कूल में 5 या 10 बच्चा आता है, ये स्कूल में 2 बच्चा आता है, इस स्कूल में मतलब बच्चे तो आते हैं लेकिन यहाँ पे टीचर नहीं है। यहाँ पर भी मान लीजिए बच्चे भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, मतलब जितना बच्चा होना चाहिए, जितना टीचर होना चाहिए, वो सब इस तरह से कुछ कमी है। ठीक है, तो क्या किया गवर्नमेंट की, ये पूरे गांव में एक ही स्कूल को रखा और ये तीनों स्कूल को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करके इसको कहीं दूसरे, मतलब मान लीजिए इस गांव में 4 स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का रिसोर्सेज, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा, फैसिलिटी, बुक, खाना पीना जो भी आ रहा था, वो अब सिर्फ एक स्कूल के लिए आएगा गांव में, और 3 स्कूल का रिसोर्सेज जो है वो कहीं और दूसरी जगह पे ले जाके ट्रांसफ़र कर दिया गया। मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है बच्चों का, तो यहाँ पर ले जाके एक स्कूल खोल दिया गया इस तरह से। या फिर दो को मिला के मर्जर कर दिया, मतलब इसको और इसको दोनों को मिला दिया एक में, और इसको मिला के मर्जर कर दिया। तो इसी को बोला जाता है मर्जर, विलय या फिर युक्तिकरण, जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, रैशनलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाता है पीटी में कि स्कूल का जो शटिंग डाउन हो रहा है उसका एक कारण रैशनलाइजेशन या मर्जर या विलय है, तो हाँ है, ये सही है। ठीक है, इस तरह से अगर पूछता है, या हिंदी में देगा युक्तिकरण है, तो हाँ सही है, युक्तिकरण है, यही मैंने कीवर्ड लिखा है। उसके बाद सेकंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें भी क्या बोला गया था, सेकंड रीज़न ये है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था कि रैशनलाइजेशन सही है, उसको सपोर्ट किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, बट बोला था कि नेबरिंग हुड नहीं होना, मतलब नेबरिंग हुड को भी सपोर्ट किया गया था। मतलब बोला है कि मान लीजिए आप जो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं ये सही है, बट मान लीजिए कि कोई एक बच्चा इस घर से लेके उसका स्कूल का दूरी इतना ही होना चाहिए कि ये बच्चा यहाँ से निकल के यहाँ पर पैदल स्कूल पर पहुँच पाए। ठीक है, तो पैदल स्कूल तक पहुँच पाए, इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए घर और स्कूल के बीच, मतलब नेबरिंग हुड होना चाहिए। नेबरिंग में तो आसपास पड़ोस में स्कूल होना चाहिए कि बच्चे को जाने में दिक्कत नहीं हो, ताकि बच्चा बहुत आसानी से स्कूल पहुंच जाए, उसको कोई इशू नहीं हो। क्योंकि गरीब बच्चे ही जाते हैं। अब मान लीजिए उसको बस भाड़ा ही रोज़ 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया खर्चा होगा, तो उतना खर्चा करके इतना स्कूल कैसे जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज का कमी होता है, तभी तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो इसी को बोला जाता है, ये भी एक कीवर्ड है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ड्रॉप आउट का क्या कारण है, रैशनलाइजेशन है। फिर नेबरिंग हुड भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था, सपोर्ट किया गया था, तो हाँ किया गया था। उसके बाद और एक क्या कारण है कि जनसंख्या हम लोगों का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम बच्चे जन्म ले रहे हैं, और जो जनसंख्या में क्या हो रहा है, शहरी पलायन हो रहा है, मतलब गांव के लोग जो है वो शहर की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक गांव में 100 लोग रह रहे हैं, उसमें से अब जो है 80 लोग जो है शहर की तरफ चले गए, तो बाल बच्चा भी लेके चले गए, तो अब गाँव में तो बहुत बच्चे कम हो गए, तो वो कितने बच्चे जाएंगे स्कूल में पढ़ने, जनसंख्या भी कम हो रहा है। तो ये भी एक कारण है, क्या, ये भी एक कारण है रैशनलाइजेशन करने का और स्कूल का ड्रॉप आउट का। फिर योजनाओं का क्रियान्वयन, जैसे कि सरकार का एक योजना था स्कूल चले हम, ऐसा एक योजना था, होम कन्वेंट कंपेनियन था, तो ये सब का जो है ना 7.5 लाख योजना का, मतलब इतने लोगों तक योजना का पहुंच ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब के कारण की वजह से ड्रॉप आउट हो रहा है स्कूल का। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जो गरीब वर्ग है, SC ST OBC, ये लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। ये लोग को जो सरकारी स्कूल में पढ़ने का सुविधा मिल रहा था, तब ये लोग भी पढ़ नहीं पाएंगे, और पिछड़ा तो पहले से ही थे, और इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मतलब एजुकेशन से भी वंचित हो जाएंगे। हम लोग का देश का 60% आबादी क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा, लड़की लोग को होगा, क्योंकि लड़की लोग को अगर दूर दूर स्कूल रहेगा तो लड़की लोग को भेजेगा ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर लड़की का घर है और स्कूल यहाँ पर है, तो इतना डिस्टेंस जाने में उसको बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम होगा तो कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को स्कूल यहाँ पर भेजेगा ही नहीं। और ज़्यादातर ये सब तो होता ही है बेसिक, आप लोगों ने देखा होगा गांव में तो बहुत ज़्यादा ही होता है कि स्कूल घर से बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो लड़की लोग का सुरक्षा का खतरा होता है और बहुत तरह तरह का खतरा होता है। तो लड़की लोग को 5, 6, 7 तक ही पढ़ाया जाता है मतलब आसपास के स्कूल में, उसके बाद उनका पढ़ाई जो है वो छुड़ा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान। ठीक है, तो इसमें क्या था कि एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, देश का युवा लोगों को क्या किया, नशा से मुक्ति दिलाने के लिए मतलब ये प्रोग्राम चलाया गया है कि देश का हम लोग का देश का युवा ही तो हम लोग का देश को आगे बढ़ाएंगे ना। तो देश का युवा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काशी में सबसे पहले किया गया, तो काशी में सफल हो गया कि नशा में बहुत गिरावट आया, इसीलिए गवर्नमेंट जो है हम लोग का जो मतलब प्रधानमंत्री है वो बोले हैं कि 2 अगस्त से इसको फिर से शुरू किया जाएगा, नशा मुक्ति विकसित भारत संकल्प। हम लोग का देश में विकसित भारत का संकल्प क्या, 2047 तक भारत को विकसित करना है। तो हम लोग का देश में विकसित भारत में युवाओं का जो है मतलब युवा लोग जो है ऐसे युवा होंगे जो कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से बहुत ही सशक्त होंगे, उनका कोई भी नशा उशा का कोई मतलब वो सब नहीं होगा। इसी के लिए ये नशा मुक्ति विकसित भारत संकल्प अभियान है। इसमें क्या क्या है, कीवर्ड है देखिए कि 100 सप्ताह तक संडे को ये प्रोग्राम चला, मतलब 100 संडे तक प्रोग्राम चला, पहला संडे दूसरा संडे, और हर संडे में क्या किया जाएगा कि युवा लोगों को बुलाया जाएगा और बुलाकर उनका कोई कला है, उनके अंदर कोई मतलब कोई गुण है, कोई योग कर सकता है, खेल कर सकता है, तो ये सब में उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा कि वो लोग इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़े और नशे को त्याग दें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा हेल्प करेगा, मतलब 185 आध्यात्मिक संकल्प और NGO मिलकर इसमें काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नशा मुक्ति युवा भारत क्या था, एक पायलट, पहला आपको यही रहेगा कि पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हुआ, तो काशी में एक स्टेटमेंट, और सेकंड नंबर है 100 वीक का संडे, 100 वीक संडे का ये रहेगा, मतलब सेकंड स्टेटमेंट रहेगा, और विकसित भारत 2047 तक का संकल्प है। नेक्स्ट न्यूज़ ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि ये डैम कहाँ पे है, तो ये काबिनी डैम है जो कि कर्नाटक में है, और मेट्टूर डैम जो है तमिलनाडु में है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि चीन में भारतीय दूतावास लोग ना एक मतलब एक ऐसा प्रोग्राम चलाए थे जिसमें कि भारतीय लोग जो चीन में रहते हैं उन लोगों से पूछा गया कि उन लोगों को किस किस तरह का प्रॉब्लम चीन में आ रहा है चीन पे रहने पे। ठीक है, तो वो लोग बताए थे कि चीन में रहते हुए उन लोग का, जैसे कि चीन में आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया जो है वो बैन है चीन में। ठीक है, तो उन लोगों को, और सोशल मीडिया बैन है और चीन का ही अपना मीडिया चलता है, वहाँ पर अपना खुद चीन का ही कुछ चैनल चलता है, और चीन पर जो भी सोशल मीडिया है, चीनी सोशल मीडिया पे भारत संस्कृति का विरोध किया जाता है, मतलब भारत का बारे में विरोध, मतलब भारत विरोधी बात वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है चीन में, मतलब वहाँ का पब्लिक लोग में फैलाया जाता है कि भारत के बारे में बुराई किया जाता है। उसके बाद वीज़ा का प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है कि वहाँ पर अगर कोई जाके भारत का आदमी कोई काम कर रहा है और वो अपनी पत्नी को ले गया है, तो वो आदमी तो काम कर सकता है लेकिन उसकी पत्नी को वहाँ पर कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। तो यही सब समस्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए लेप्टोपायरोसिस क्या है, चूहा बुखार बोला जाता है। तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अभी बारिश होता है तो मॉइस्चर हो जाता है, तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि लेप्टोस्पायरा जो है वो जीवाणु पैदा होता है, लेप्टोस्पायरा जीवाणु पैदा होता है। और लेप्टोस्पायरा जीवाणु क्या होता है, मतलब पानी में क्या होता है, चूहा का मूत्र मिल जाता है और वो पानी अगर कोई पीता है तो चूहा बुखार हो जाता है। ठीक है, तो आपसे बस यही पूछा जा सकता है लेप्टोस्पायरिस क्या है, तो चूहा बुखार है, और कहाँ पे फैला है, तो केरल में फैला है। नेक्स्ट न्यूज़ है लेपिडोप्टेरा, मतलब ये क्या है, तितली और पतंग का प्रजाति को बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा तितली और पतंग कहाँ पाया जाता है, भारत में। भारत पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट है तितली और पतंग का। तो यही है बस कि लेपिडोप्टेरा जो है वो मतलब प्रजाति किससे रिलेटेड है, तो अगर ऑप्शन में तितली और पतंग रहेगा तो हाँ सही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अब ये समझ लीजिए कि हम लोग का ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ब्रिटेन में क्या है, मतलब 2 तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटन होता है और एक अनरिटन होता है। तो हम लोग का देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिसकी वजह से हम लोग का पावर का क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है पावर का, मतलब स्टेट का अलग पावर है, और पावर कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है तो हम लोग को सेंटर और स्टेट को अलग अलग पावर है।
मतलब पावर का क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो भी डिसाइड करेगा वही, मतलब स्टेट के लिए, प्रोविंस के लिए जो भी डिसाइड कर लेगा, पूरा का पूरा पावर पार्लियामेंट को है। यहाँ पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, तो इसीलिए इस मतलब सेंट्रलाइज सब कुछ है यहाँ पर ब्रिटेन में। तो यहाँ का जो पीएम है बर्नहोम, ये बोले हैं कि क्या बोले हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को रिटेन करने के लिए, ताकि पावर क्या हो, मतलब डिसेंट्रलाइज किया जा सके।